बातचीत करेंगे आज की कंपनी के बारे में। हनीवेल ऑटोमेशन के एक मल्टीनेशनल जायंट है और जैसे कि इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा, ऑटोमेशन है, बिल्डिंग प्रोसेसिंग है और जो इंडस्ट्रियल है बिल्डिंग का, उसमें सारे काम करते हैं। तो चूँकि कैपिटल गुड्स सेगमेंट में इस वक्त काफ़ी कामकाज हो रहा है, सरकार का कैपेक्स, प्राइवेट कैपेक्स की बातें चल रही हैं और पूरे इन्वायरमेंट को समझते हैं कि इस समय क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा नंबर्स पे फोकस नहीं करें क्योंकि अब रिजल्ट्स फोर्थ क्वार्टर के भी बहुत करीब है, बहुत दूर नहीं है। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के चेयरमैन गणेश नटराजन जी। गणेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। थैंक यू सर, जैसे पहले इंडिया की बात करते हैं, तो हम लोग एक बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में लग रहा है, ऐसा है क्योंकि काफ़ी कैपेक्स भी हो रहा है, बिजनेस की बातें हो रही हैं। आपके हिसाब से इस वक्त किस तरीके की डिमांड ग्रोथ देखने को मिल रही है और बिजनेस साइकिल किस जगह पे आप देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, अभी तो जैसे आपने कहा, इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी हो रही है गवर्नमेंट की ओर से, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, पहले तो रोड्स में था, हाईवेज और अभी रेलवेज में भी देखने को मिल रहा है। और मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हुए जो डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, मतलब कि क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऑटोमेशन, उसमें काफी होगा। तो ये अच्छा माहौल बनेगा, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल कंपनीज है, जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, ऑटोमेशन करती हैं, उनके लिए काफी फायदा होने वाला है। एंड दैट इज अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि जैसे हमने रोड्स में भी देखा 5-6 साल लगा, बट आई थिंक द स्पीड एट विच रेलवेज आर मूविंग, द वंदे भारत ट्रेन, और जैसे आपको मालूम है स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम भी 3 साल बहुत अच्छा चला, अभी थोड़ा टेपर डाउन हो रहा है। बट ये सबको देखते हुए अगर आप ओवरऑल ऑटोमेशन सेक्टर को देखें, उसमें मेरे ख्याल से मैक्सिमम फोकस है गवर्नमेंट की, और उस पर जरूर इंडस्ट्री को फायदा होगा। राइट सर, 2-3 सेगमेंट पे खास तौर पे आप लोगों की नज़र रहती है, मैं उस पर ज़रा समझना चाहता हूँ आपसे। एक तो ये हेल्थ केयर और फार्मा में बड़ा मूवमेंट है, हरकत है, कोविड के बाद से काफ़ी कुछ इसमें हो रहा है और आगे भी लग रहा है, और हेल्थ और एयर क्वालिटी इस तरीके के प्रोडक्ट्स में। दूसरा जो बिल्डिंग ऑटोमेशन है, उस पर भी काफ़ी कुछ हो रहा है, साइबर सिक्योरिटीज़ में। तो एक करके लेते, पहले हेल्थ और फार्मा इंडस्ट्री जो है, जहाँ पे बहुत बड़े मैसिव चेंजेस आए और बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने अपने अपने कैपेक्स की, वहाँ किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बन रही? क्योंकि प्राइवेट में सर बहुत मैसिव काम मुझे नहीं देखने को मिल रहा है, इस तरह के छोटे छोटे पॉकेट्स में ज़्यादा काम हो रहा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अभी जो जो हमें प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इंडिया इज बिकमिंग द फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, उसका मतलब यह है कि न सिर्फ फार्मा कंपनीज को प्रोडक्शन कैपेसिटीज एक्सपैंड करनी पड़ेंगी, बट इवन द कोर रॉ मटेरियल, मतलब जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, API फैक्ट्रीज, वो भी लगानी पड़ेंगी। और वो सब में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जिसमें से ड्रग्स मैन्युफैक्चर होते हैं। सो प्रोसेस ऑटोमेशन का जो नेसेसिटी है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में भी बनाया जाता है, FDA का इंस्पेक्शंस भी होते हैं। तो फुल ऑटोमेशन, जिससे कि आप जो ERP कहते हैं, मतलब कि बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन विद IoT, वेयर हाउसिंग, वो सबको इंटीग्रेटेड तौर पे करना बहुत जरूरी है। तो वो एक बहुत बड़ा सेक्टर। सेकंड इज, आपने जो कहा, रियल एस्टेट, क्योंकि बिल्डिंग ऑटोमेशन, फैक्ट्रीज करें या कमर्शियल रियल एस्टेट या बड़े बड़े जो डोमेस्टिक रियल एस्टेट की प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, सब में ऑटोमेशन। जो भी कोई अभी नया घर में रहता है, आपको मालूम है, नॉट जस्ट द लिफ्ट्स बट बिल्डिंग ऑटोमेशन, लाइटिंग ऑटोमेशन, सब कुछ वही हो रहा है। तो ऑटोमेशन, जैसे मैंने कहा, मेरे ख्याल से इंडिया में कम से कम अभी $10 बिलियन का मार्केट होगा, और ये सब को अगर मिलाएंगे तो इट विल बी एटलीस्ट डबल इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। और उसके साथ अगर आप देखें एरोस्पेस, जैसे इतने सारे एयरपोर्ट्स बन रही हैं, वो सब में ऑटोमेशन लगेगा। फैक्ट्रीज, अभी जो PLI सिस्टम के साथ मेक इन इंडिया बहुत फोकस में है, तो उसमें फैक्ट्रीज, वेयर हाउसिंग, गुड्स मूवमेंट, लॉजिस्टिक्स, ये सभी इंडिया को आगे बढ़ाएगा, और जो कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं उनको जरूर फायदा होगा। फैंटास्टिक सर। अच्छा, रेलवे भी सर इसी में जोड़ दे रहे हैं, रेलवे में भी बहुत काम हो रहा है, बहुत मैसिव कैपेक्स रेलवे में भी किया गया है, जैसे आपने खुद ही बताया, वंदे भारत और तमाम ट्रेन्स हैं। मुझे थोड़ा सा ये समझाइए सर कि न्यू वर्क ज़्यादा आ रहा है या पुराने को रिनोवेट करके काम किया जा रहा है? वो हर एक सेक्टर में, जैसे आपको मालूम है, थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन कैपेक्स आएगा ही। हाँ। मगर अभी जैसे जैसे वंदे भारत ट्रेन, हाँ। उस तरह के ट्रेन हमने कभी नहीं देखे इंडिया में। हाँ। और अभी सुपर लूप की बात हो रही है, सुपरफास्ट ट्रेन जो जापान के साथ कोलैबोरेशन में होगी, तो वो सब बिल्कुल नए, राइट फ्रॉम रेलवे ट्रैक्स, सब कुछ नए होंगे। बट अपग्रेडेशन भी जरूर होगा, क्योंकि सेफ्टी के तौर पे अगर आप देखें
तो अपग्रेडिंग टू मेक श्योर कि रिलायबिलिटी मैक्सिमम है वो बहुत जरूरी है। और फैक्ट्री ऑटोमेशन में भी जो पुरानी फैक्ट्रीज हैं उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ नहीं सकेगा। और अगर इंडिया वांट्स टू बिकम अ मेजर एक्सपोर्ट ट्रेड इकोनॉमी, तो ये जरूरी है। जैसे हमारा जो चाइना का मॉडल था, जो सिर्फ एग्रीकल्चर से लेके वो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे थे, वो हमारे लिए नहीं है। और हमारे लिए काफी हद तक ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब मिला के एंड हाउ टू एम्प्लॉय पीपल, तो ये बहुत ही अच्छा चैलेंज है इंडिया के लिए। और ये चैलेंज पे काफी कैपेक्स भी होगा, काफी चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी भी होगा। और ये बहुत एक्साइटिंग टाइम है भारत के लिए भी और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। गणेश सर, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा कि ये चाइना वाली घटना के बाद या यूक्रेन की घटना के बाद नियर शोरिंग हो रही है। ज़्यादातर कंट्रीज अपने को इंडिपेंडेंट बना रही, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं, इसलिए मैसिव कैपेक्स सारे देशों में हो रहा है। और आपने भी एक नंबर कहा कि जो अभी $10 बिलियन ये 3 साल में डबल हो जाएगा यहाँ से, तो ये एक बहुत बड़ा फोरकास्ट आप हमें दे के जा रहे हैं, या इससे एक्चुअली हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हो रही। क्या ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा नियर शोरिंग पे कंट्रीज फोकस करें, खासतौर पर इंडिया? देखिए छोटे, हाँ इंडिया तो जरूर करेगी, क्योंकि अभी बहुत सालों से, जैसे आपको मालूम है, जो चाइना +1 की बात हो रही है, और जब मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी बहुत कॉस्ट की वजह से चाइना से हटा, तो वियतनाम और थाईलैंड को ज्यादा महत्व मिला उस मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग में। और वियतनाम ने काफी अच्छा काम किया, वी हैव टू गिव देम क्रेडिट। और टेक्सटाइल्स में भी बांग्लादेश काफी आगे बढ़ चुका है। तो अभी इंडिया का मौका है, और मेरे ख्याल से ये चाइना +1 ही नहीं, बट इंडिया प्लस मेनी देखना चाहिए। क्योंकि इंडिया को अगर आप सेंटर मान के चलें कि नए जो सप्लाई चेन्स बनेंगे लॉजिस्टिक्स के लिए, वो इंडिया सेंटर में हो सकता है, तो उसमें बहुत फायदा होने वाला है। तो इंडिया में जो नियर शोरिंग है, या आई वुड नॉट इवन से नियर शोरिंग, बट ऑफशोरिंग फॉर द होल वर्ल्ड, वो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि पॉलिटिकल रीजंस के लिए भी a lot of people will move away from China, और उसमें इंडिया का जो अपॉर्चुनिटी है उसे हमें बिल्कुल ग्रैब करनी चाहिए। सर एक चीज़ बताइए, जो आपको जरूर आइडिया होगा, रेलवे की और प्राइवेट कमर्शियल बिल्डिंग ने फैक्ट्रीज जो बड़ी बड़ी बनती हैं, नई लग रही होंगी, अगर हम 1-2-3 साल पहले से कंपेयर करें, तो इस समय आपको दिख रहा है कि बहुत अलग अलग क्लस्टर पॉकेट्स में जो इंडस्ट्रियलाइज हब्स हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज बन रही हैं क्या, या पुरानी फैक्ट्री में ये नया करा लेते हैं? नई नई फैक्ट्रियाँ कितनी बन रही होंगी? देखिए अभी आप 3 सेक्टर ले लीजिए। एक तो मैंने फार्मा का जिक्र किया था, जो फार्मा, क्योंकि हमारी काफी डिपेंडेंस है फार्मा में, एपीआईज में, और जो एपीआईज फैक्ट्री बन रही है वो बिल्कुल ग्रीन फील्ड है, काफी नई बनेगी, उसमें भी केमिकल्स की जरूरत है। और जैसे चाइना ने किया था, आपको तो मालूम है, इंडिया इज अ ग्रेट फॉर सॉफ्टवेयर, और चाइना ने जो केमिकल प्रोसेसिंग जोन बनाई हर एक प्रोविंस में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और उस तरह के हमें स्पेशल प्रोसेसिंग जोन्स बनानी चाहिए, जहां ऐसे फार्मास्यूटिकल का एंड टू एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो सके, एक वो। और दूसरी, जैसे बाकी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, इंडिया ने काफी $250 बिलियन का इंडस्ट्री खड़ा किया है इन सॉफ्टवेयर सर्विसेज। मगर आप जो आईसीटी, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी देखें, वो उसका ऑपोजिट अपॉर्चुनिटी है 1.7 ट्रिलियन। और उसके लिए ना सिर्फ एप्पल या फॉक्सकॉन, काफी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज, सेमीकंडक्टर कंपनीज, फैबुलस सेमीकंडक्टर्स, ये सब यहाँ चालू हो सकते। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे मैंने केमिकल्स का जिक्र किया था, वैसे फूड प्रोसेसिंग में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, और कंपनीज ऑलरेडी तरक्की कर चुकी हैं। सिमिलरली स्पेशलिटी स्टील्स, और ऐसे 12-13 जो पीएलआई स्कीम में आइडेंटिफाई किया है, उसको हम अगर इंडियन चैंपियन कंपनीज और ग्लोबल कंपनीज उसको अडॉप्ट करें, और इंडिया का फिजिकल, डिजिटल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सब अच्छा बनता रहा, तो ऐसा अपॉर्चुनिटी मैंने शायद लाइफ टाइम में नहीं देखा है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ना सिर्फ गवर्नमेंट बट प्राइवेट सेक्टर की उसको दोनों हाथ से ग्रैब करके आगे बढ़ेगा। सर एक बड़ी क्रिटिसिज्म लोग करते हैं कि जो पीएलआई स्कीम थी, उसका फ़ायदा कंपनी ने अपने नेचुरल एक्सपेंशन में उठा लिया, मतलब उसको एडिशनल की बजाय जो उनको पहले से करना था उसी को बता दिया कि यही चलो यही पीएलआई हो गया। ऐसा भी हुआ है क्या? ये तो मुझे मालूम नहीं है, आपको मालूम है। अच्छा सर, ऐसा कभी कभी तो कुछ होगा ही, क्योंकि जो प्लान था वैसे वो पीएलआई में डाल देंगे, मतलब मुझे इसका कोई प्रूफ कहीं नहीं दिखा है। बट आई एम सेइंग, ये अगर मान लीजिए इसके साथ चालू करें, बट फिर भी ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, हमें ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज करके हम भारत को तरक्की कराएंगे। अगर भारत को 10% पर ईयर अगले 20 साल में ग्रो करना है, तो उसमें काफी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स होनी चाहिए, काफी ग्रीनफील्ड सेक्टर्स होने चाहिए, और वही एक्साइटमेंट। अच्छा सर, थोड़ा सा और आपकी कंपनी स्पेसिफिक समझना चाहता हूँ मैं।
आप कह रहे डिमांड बहुत अच्छी है इंडिया स्पेसिफिक खास तौर पे, और बहुत सारी नए प्लांट लग रहे हैं, नई बिल्डिंग्स आ रही हैं, ऑटोमेशन काम हो रहा है, रेलवे में काम हो रहा है, तो इनपुट कॉस्ट भी तो सर काफ़ी बढ़ रही है, उसका असर आ रहा है? मेरे ख्याल से अभी दो चैलेंजेस हैं। हाँ। एक तो जैसे सबको मालूम है इन्फ्लेशन काफी हो रहा है। हाँ। एक रिसेशनरी कंडीशन शायद आ सकती है, अभी लग रहा है कि रिसेशन का जो खतरा था वो टल चुका है, मगर आप बोल नहीं सकते। अमेरिका में भी वो बोल रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में शायद रिसेशन हो सकता है। तो एक वो, और दूसरा जो आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, उसका सप्लाई चेन अभी तक पूरे तौर पे ठीक नहीं हुआ है, काफी हद तक हो गया। और मेरे ख्याल से अभी चाइना में भी नए पॉलिसीज अनाउंस कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। बट ये सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स बिल्कुल हैं, वो पूरे हल नहीं हुए हैं। और सेकंड इज ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन एंड डिमांड डिप्रेशन, अगर हो तो देखना पड़ेगा। बट जैसे मैंने कहा, सभी सेक्टर को अगर आप देखें तो ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, प्रोसेस ऑटोमेशन, बिल्डिंग ऑटोमेशन, उसका काफी मुझे अच्छा फ्यूचर दिख। तो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में सर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? अब प्रॉफिटेबिलिटी पे जब इनपुट कॉस्ट बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा असर आएगा। इन्फ्लेशन एंड मटेरियल अवेलेबिलिटी विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, तो वो डेफिनेटली वॉचफुल होनी चाहिए। और कोई कंपनी ये नहीं कह सकती है कि आगे बढ़ते हुए रेवेन्यू प्रॉफिट्स दोनों बहुत ही अच्छे होंगे, तो वॉचफुल होनी चाहिए। मगर मेरे ख्याल से जो कंपनीज, जैसे मैंने कहा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन की ओर जो बढ़ रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छा एनवायरनमेंट होगा, ना सिर्फ इंडिया में बट वर्ल्ड वाइड। परफेक्ट सर, एक और सवाल, मैं उससे बहुत एक्साइटेड हूँ जो आप कह रहे हैं 3 साल में डबल की अपॉर्चुनिटी यहाँ से बनती हुई दिख रही है। तो चूंकि हनीवेल ऑटो जायंट है, उस सबसे बड़ी कंपनी लगती है मुझे, तो आपका लायंस शेयर होगा उसमें? नहीं, पहले मैं हनीवेल के बारे में आपको थोड़ा समझाता हूँ। जो जायंट है वो है हनीवेल कॉर्पोरेशन, $35 बिलियन की कंपनी है जो बेस्ड है शार्लेट, यूएस में। एंड देन हनीवेल हैज ऑपरेशंस इन इंडिया, एरोस्पेस अलग से करते हैं। और हनीवेल ऑटोमेशन जो है वो भी 5 सेक्टर्स में है। एक तो सबसे बड़ी है प्रोसेस ऑटोमेशन, सेकंड इज बिल्डिंग ऑटोमेशन, थर्ड इज ऑफ कोर्स आईओटी, स्मार्ट सिटीज वगैरह वगैरह, एंड द फोर्थ इज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, जो सारी दुनिया के लिए करते हैं, एंड ग्लोबल इंजीनियरिंग। तो ये अगर 5 सेक्टर्स को देखें, अपॉर्चुनिटीज तो है ही उसमें कोई शक नहीं है। बट हम इतने बड़े कंपनी नहीं है हनीवेल ऑटोमेशन, तो जो भी हमारे स्कोप में है, जो हम इंडिया में कर सकेंगे या ग्लोबल हनीवेल ऑफिस के लिए कर सकेंगे, वो तो हम जरूर कर ही रहे हैं। मैनेजमेंट इज फुली अवेयर कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या करना चाहिए। सर मैं तो ये टेम्पटेड हो रहा था आपसे सुनने के लिए कि जो इंडिया वाला काम है, मैं तो ग्लोबली तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इंडिया वाला काम आपके पास आएगा, मतलब आप एक फोर्स ही कर सकते हैं कुछ हम लोग क्या? नहीं, आप देखिए, देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपनीज, ये नहीं कि हनीवेल या एक दो है, कम से कम 7-8 अच्छी कंपनीज हैं। तो कंपटीशन तो हर जगह होता है, बट सिंस द पाई इज ग्रोइंग, जो अपॉर्चुनिटीज का जो साइज है वो जो बढ़ते जा रहा है, तो हर एक कंपनी में एक्साइटमेंट होगा कि हम अच्छे सेक्टर्स को चूज किया है हमने, और हम आगे बढ़ते हुए काफी तरक्की कर सकते हैं। ओके, तो गणेश सर ने हमें 3 बातें बताई। अपॉर्चुनिटी यहाँ से बहुत बड़ी है अगले 3 साल में, इंडिया में बहुत काम हो रहा है, डिमांड की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, और जो हैवी ड्यूटी चिप है उनकी अभी सप्लाई शॉर्टेज है, तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा असर आ सकता है। राइट सर? और मैंने अपने कंपनी के बारे में कुछ नहीं मैंने जेनरिक बताया, मैंने तो नाम ही नहीं लिया मैंने तो इंडस्ट्री समझा, इसीलिए मैंने नंबर से ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन जो लोग ये दर्शक देखते हैं, जो इसके इन्वेस्टर हैं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, वो समझ गए होंगे कि किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ इस कंपनी में और इस सेक्टर में बनती हुई दिख रही है। गणेश सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। हनीवेल ऑटो का शेयर इस वक्त देखिए आप करीब 600 रुपये, 550-600 रुपये ऊपर है, 1.5% शानदार बढ़त दिख रही है। 36,350, हालांकि हैवी टिकट साइज का है, लेकिन कंपनी बहुत ही शानदार है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट की बातचीत।